नमस्कार। 5 चैप्टर हो चुके हैं। 5वें चैप्टर के बाद आता है छठा चैप्टर, सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक राजस्थान का ले लो चाहे इंडिया का ले लो, दोनों में कंट्रीब्यूशन बड़े स्तर पर रहता है। जीडीपी में, जीएसवी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो सेवा क्षेत्रक का रहता है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के हिसाब से सेवा क्षेत्रक वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है तुलनात्मक रूप से। क्योंकि बाकी बड़े बड़े चैप्टर हैं, भले ही उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में न रहा हो, लेकिन ये चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए जल्दी से इसको चलिए निपटाते हैं, सलटाते हैं इसको, ताकि झंझट खत्म हो, आपका भी और मेरा भी। खैर कोई बात नहीं। देखिए, सेवा क्षेत्रक में क्या आता है। सेवा क्षेत्रक में मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो सर्विस के रूप में हमें अवेलेबल होती हैं, यानी कि जो इंटेंजिबिलिटी उनमें शामिल होती है। कैसे? जैसे कंप्यूटर से मिलने वाली जो सेवाएं हैं, सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं, दूरसंचार, टेलीफोन, भले ही आप यूज करें, लेकिन जो सर्विस मिल रही है, जो सर्विस, इवन कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है ना, वो भी सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। ट्रेड हो गया, मनोरंजन से रिलेटेड चीजें होगी, आप फिल्म देख रहे हो, ये जो है ये एक तरह से सर्विस है। अगर आप बैंक से कोई सेवाएं ले रहे हो तो वो वित्तीय सेवाएं हो गई एक तरह से। तो इस प्रकार से सेवाओं की कुछ कैटेगरी है, सेवाओं को कैटेगराइज किया गया है। तो इनको मिलाकर और इनकी दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी रही है उसके बारे में ये चैप्टर डील करता है। इस चैप्टर में और क्या क्या है कि सेवाओं से रिलेटेड योजनाएं कौन सी हैं, सरकार द्वारा प्रयास किन चीजों के लिए किया जा रहा है, वो सारी चीजें इसमें शामिल है। देखिए, राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण क्या कहता है कि कुछ चीजें कि हम इसमें किन किन चीजों को शामिल करेंगे। ये कहता है कि देखो, व्यापार इसमें शामिल है, होटल इसमें शामिल है, जलपान गृह जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो सब इसमें शामिल है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें इसमें शामिल है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें इसमें शामिल है, फाइनेंशियल इसमें शामिल है, यानी फाइनेंशियल यानी वित्तीय सेवाएं में आ जाता है, बैंकिंग, बीमा, ये सब। स्थावर संपदा यानी रियल एस्टेट जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी इसमें शामिल है। ऐसे ही व्यावसायिक सेवाएं हो गया, सरकार द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है, पानी की आपूर्ति की जाती है, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल है। छोटी से छोटी यानी कि प्लम्बिंग, बिजली फिटिंग के काम से लेकर हाई स्किल के लेवल तक। अगर कोई वकील अगर किसी को कंसल्टेंसी दे रहा है, लीगल कंसल्टेंसी, तो वो भी सर्विस में है। उबर वाला अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी सर्विस में है, आगे ना ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसे ही इन सारी चीजों को मिलाकर क्या है कि सेवाएं कहा जाता है। अब इस चैप्टर में क्या है कि ये जो जितने भी काम है, इनकी टोटल वैल्यू पिछले साल राजस्थान में कितनी रही, कितने रुपयों का काम हुआ, इन्होंने जीडीपी में या फिर जीएसवी में कितने रुपए ऐड किए, कितनी वैल्यू ऐड करी, उसके बारे में ये चैप्टर डील करता है। अब देखो, ये बात आती है कि राजस्थान का जो टोटल सकल मूल्यवर्धन है यानी जीएसवी है, उसमें सेवा क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। अगर आप देखते हैं तो अब तक हम बात करते आए हैं कि एक तरीके से तो हम देखते हैं स्थिर मूल्यों पर, जिसको हम बुनियादी मूल्य कहते हैं, एक होता है प्रचलित मूल्य, ठीक है, इन दोनों पर देखते हैं। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि 2022-23 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर योगदान जो है वो बराबर रहा है। और कितना है? 43.74%। तो इसके लिए आपको 2 डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपका एक डेटा से काम चल गया। अब देखिए, बात आती है कि इसके अंदर भी जो अलग अलग सेक्टर है, सेवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो होटल इंडस्ट्री, होटल, ट्रेड और जो रेस्टोरेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा। इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? 27.69%, यानी कि लगभग 27.5%। फिर दूसरे नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व है। ये चीजें जो है वो किसके अंडर आती हैं? ये रियल एस्टेट के अंडर आती हैं। रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट का रोल कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा है? 24.62%, लगभग 24.5%। फिर अन्य सेवाओं में वो सारी चीजें कि जो यहां पर कैटेगराइज नहीं कर रखी है। बाकी किस किस के बारे में बता रखा है? देखिए कि लोक प्रशासन के बारे में बता रहा है। लोक प्रशासन का कितना हिस्सा रहा? 7% के लगभग रहा। परिवहन, भंडारण इत्यादि, इसका कितना हिस्सा रहा? 11.78% रहा। उसके अलावा 9.27% किसका रहा? वित्तीय सेवाओं का, यानी जो फाइनेंशियल सेवाएं हैं, बीमा, बैंकिंग इत्यादि का रहा। तो ऐसे करके जो बाकी जो सेवाएं बच जाती हैं, टोटल जितनी भी सेवाओं में से अगर इनको एक कैटेगरी में डाल दें तो वो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर रही। इनका कंट्रीब्यूशन कितना बता रहा है अपना इकोनॉमिक सर्वे? 19.57%। तो आप इनका क्रम ध्यान रख लो। और पूरी अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हो, क्योंकि राजस्थान में मैंने देखा नहीं है कि इतना डीप में जाकर कोई सवाल, कमीशन है या फिर कोई भी
एजेंसी है वो पूछने की कोशिश कर रही है। आप ऊपर ऊपर से ध्यान रखो कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 43.74%, 22-23 के हिसाब से इतने में। अगर इससे अंदर आया तो रटने की कोशिश करो, अभी तो रटने के लिए बहुत कुछ बचा है इकोनॉमिक सर्वे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो रटो आप। अब बात आती है पर्यटन की। पर्यटन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सेवाओं का, ठीक है। राजस्थान का तो पूछो मत पर्यटन में कि जाने क्या दिख जाए, बड़ी शानदार टैगलाइन लेके आया था राजस्थान का, मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट पर्यटन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो, कि जाने क्या दिख जाए। एड भी अमिताभ बच्चन का आता था और इतना टेंस म्यूजिक लगा के और इतना शानदार, मतलब कि एक तरह से क्यूरोसिटी जगा देना किसी के अंदर कि राजस्थान में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और राजस्थान में तो मतलब कि हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप पहाड़ देखना चाहते हो पहाड़ है, आप मरुस्थल देखना चाहते हो मरुस्थल है, अगर आप गांव में जाके एकदम ठेठ गांव देखना चाहते हो, झूपा देख बचाओ तो बस झूपा भी अठे है, अटे बढ़िया बढ़िया इमारतें यानी कि महल देख बचाओ तो वह भी है, किले भी हैं, क्या नहीं है राजस्थान में। आप ऐसी, अब बाहर वालों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है राजस्थान को लेके कि भाई आप कि ये राजस्थान के लोग तो सारे दिन ऊंट पे ही चढ़े रहते हैं। अरे भाई साहब ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक नहीं चढ़े, मैं खुद कभी आज तक ऊंट पे बैठ के नहीं देखा, अरे कोई मौका ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसा है, नजरिया है, तो अच्छा ही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि क्यूरियोसिटी जगती है, राजस्थान में घूमने आते हैं और यहाँ पर रेवेन्यू आता है, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये तो राजस्थान के लिए अच्छा ही है। तो राजस्थान में पर्यटन का जो क्षेत्र है इसको लेकर सरकार भी हर टाइम, कोई सी भी सरकार आ जाओ, वो पर्यटन को लेकर तो ऊपर रखेगी कि पर्यटन का विकास करना है, क्योंकि संभावनाएं खूब मौजूद है। आजकल तो ग्रामीण पर्यटन को लेकर भी, यानी कि गांव में दूर दूर तक, यानी हर कोई पर्यटन को दृष्टिकोण में रखते हुए बहुत सारे, कोई होटल बना रहा है, कोई मतलब कि अलग से आपनो राजस्थान टाइप करके, यानी कि झोंपा वगैरह ये सब, झोंपड़ी वगैरह ये सब भी बना रहे हैं। लोग वहां पर खाना खाने के लिए या फिर अपना मतलब कि कुछ समय बिताने के लिए लोग जा रहे हैं, बाहर से लोग भी आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के राजस्थान में पर्यटन को लेकर काफी अच्छे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। देखिए राजस्थान में जो पर्यटक आए पिछले साल नवंबर 2022 तक, सब खुद यहाँ इंडिया के जो पर्यटक थे वो खूब थे, 986 लाख पर्यटक तो इंडियन ही थे, और 3 लाख लोग लगभग, 3 लाख लोग लगभग बाहर से जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया में, राजस्थान में घूमने के लिए आए। देखिए आपने फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर पढ़ा होगा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। उद्योग का दर्जा देने का मतलब ये होता है कि औद्योगिक क्षेत्र को जो मिलने वाले लाभ हैं वो फिर अब पर्यटन क्षेत्र को मिलने लगेंगे। इसके कुछ हो सकता है कि कुछ कंप्लायंस की वजह से, कुछ चीजों का, नियमों का पालन करने की वजह से पर्यटन को हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता हो, लेकिन दिक्कतों की बजाय लाभ ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि सरकार की कोई योजना है, अगर जो उद्योग के लिए थी तो पर्यटन उस कैटेगरी में आ गया तो पर्यटन को भी मिलेगी। जैसे स्टाम्प ड्यूटी है, अगर कोई छोटी जो ग्रामीण इकाइयां हैं तो उनको स्टाम्प ड्यूटी से 100% की छूट दे दी गई, तो ये लाभ मिल गया। कैसे? क्योंकि वो उद्योग की कैटेगरी में उनको शामिल कर लिया गया। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार अब इस सेक्टर पर गवर्नमेंट टैरिफ भी लागू हो जाएंगे। अब क्या कि सरकार द्वारा जो भी शुल्क लिया जाता है वो अब इनको देना पड़ेगा। नहीं देखते कि आप कॉमर्शियल बिल्डिंग, तो कॉमर्शियल बिल्डिंग की यानी कि औद्योगिक बिल्डिंग है, उसके लिए नॉर्म्स अलग होते हैं, उसके ऊपर जो बिजली का बिल आता है वो ज्यादा आता है। और जो घरेलू डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो बिजली यूज की जाती है उसका बिल कम आता है। तो इंडस्ट्री के कुछ नुकसान भी है, औद्योगिक दर्जा मिलने कुछ नुकसान भी है तो कुछ फायदे भी हैं। सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना है, जैसे लोन के लिए कोई योजना है, तो उद्योग के लिए अगर आप लोन लोगे तो जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। अब अगर इतने दिनों में पर्यटन बाहर होता तो उस योजना के तहत पर्यटन के नाम पे लोन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन अब लिया जा सकता है, तो ये फायदा भी है। तो गवर्नमेंट टैरिफ इत्यादि इस पे लागू हो जाएंगे। पात्रता प्रमाण प्राप्त पर्यटन इकाइयों को विद्युत शुल्क इत्यादि औद्योगिक दरों के समान ही लगेंगे। मैंने कहा ना कि बिजली की दरें अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से लगेगा। पर्यटन के विकास के लिए फंड बनाया गया था, उसकी राशि कितनी थी? 500 करोड़, और वो 2022-23 में बढ़ा के कितनी कर दी? 1000 करोड़ कर दी गई। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। अब बात आती है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की। फिल्मों को लेकर भी आजकल राजस्थान में काफी रुचि बढ़ रही है फिल्म इंडस्ट्री की, कि फिल्म कहाँ बनाएंगे, कि चलो भाई राजस्थान में बनाएंगे। और तो शादी करने के लिए लोग राजस्थान में आते हैं। अभी देखो हाल फिलहाल में कैटरीना कैफ की शादी राजस्थान में हुई, और भी किसी की हुई होगी। अभी उसके अलावा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी भी शादी राजस्थान में ही हुई थी, ठीक है। तो और राजस्थान में तो लगभग जो रॉयल वेडिंग्स हैं वो राजस्थान उसके लिए अच्छा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे होती हैं। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो भी शूटिंग वूटिंग के जो भी काम होते हैं कि अच्छी अच्छी लोकेशंस के ऊपर, और इस पर डिपेंड ये भी करता है कि सरकार उनको कितना कोऑपरेट कर रही है। तो सरकार की नीति है कि
सरकार चाहती कि आप तो हमारे यहाँ आकर शूटिंग करो। इससे क्या कि रोजगार बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आकर्षित होता है। इसलिए सरकार ऐसी कोशिशें करती है कि राजस्थान को एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई भी पर्यटन की इकाई खोलना चाहता है तो उससे क्या कि निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। और नहीं तो चाय की दुकान तो खोल पाएगा आदमी कोई, अब कोई ऑटो चला पाएगा, लोग आ रहे हैं तो भाई ऑटो वाले को तो रोजगार मिलेगा कम से कम 2-4 को। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का ऋण जो है उस पे क्या है कि इससे पहले क्या होता था कि 8% सब्सिडी मिलती थी, अब उसके स्थान पर अब 9% सब्सिडी कर दी गई। वो ये किसके तहत मिलेगा? देखिए, जो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना थी उसमें 8% सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर वो पर्यटन से रिलेटेड है तो फिर उसको 9% मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है, ये इससे पहले के चैप्टर्स में हम औद्योगिक विकास वाले में कर चुके हैं, तो यहां पर हम रिपीट क्यों ही करें। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को, अगर कोई 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है, उनको 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण मिलेगा। यानी कि 10 सालों तक उनको SGST यानी कि जो राजस्थान का खुद स्टेट का जो GST है उससे छूट मिलेगी एक तरह से। अगर वो देता है तो उसको वापस किया जाएगा। रामगढ़ क्रेटर यानी कि एक जियो हेरिटेज स्थल है, जिसको एक तरह से जियो हेरिटेज स्थल घोषित कर दिया गया है, उसके रूप में इसका विकास भी आगे किया जाएगा, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये 12 में है। एक तरह से कहते हैं कि उल्का पिंड के गिरने से इस क्रेटर का निर्माण हुआ है। ठीक है, देवस्थान विभाग, देवस्थान नया विभाग है राजस्थान में, जो जितने भी मंदिर वगैरह, देवस्थान यानी देवों का स्थान यानी मंदिरों के विकास के लिए, रख रखाव के लिए, उनके संचालन के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। और जो राजस्थान की जो अलाइड सर्विसेज है उसमें देवस्थान सेवाएं भी है एक। ठीक है, अभी हाल ही में शामिल की गई थी। तो लगभग 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभाव, 203 राज्य आत्मनिर्भर मंदिरों और संस्थाओं का सीधा प्रबंधन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, यानी कि जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार एक योजना लेके आई है कि भाई जो वरिष्ठ नागरिक है उनको हम तीर्थ करवाएंगे अपनी तरफ से, उनको कुछ मतलब कि वित्तीय मदद उपलब्ध करवाएंगे। इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों, कहां पे, जैसे रामेश्वरम हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, गंगा सागर हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, काठमांडू नेपाल में, उनकी हवाई यात्रा के माध्यम से यानी प्लेन में भेजेंगे आपको, मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। फिर बात आती है कैलाश मानसरोवर की भी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं भाई साहब ये तो। ठीक है, इस योजना के तहत प्रत्येक तीर्थ यात्री को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है? 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। राजस्थान में सितंबर 2022 में गत वर्ष सितंबर 2021 की तुलना में कुल जमाओ, ये कौन से सेक्शन का पार्ट हो गया? ये फिर आ गया बैंकिंग यानी वित्त सेवाएं, पर्यटन की बात हो गई। ठीक है, बैंकिंग वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है कि राजस्थान में जो लोग बैंकों में जमा कराते हैं, पिछले साल की तुलना में बैंकों में जमा बढ़ा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है यानी ज्यादा कमाई हुई है। कोरोना के टाइम में तो चलो ठीक है स्थिति खराब थी, लेकिन उसकी तुलना में देखते हैं धीरे धीरे अब लोगों के पास वापस पैसा आने लग गया है और ऋण वितरण में भी वृद्धि हुई है। जो बैंक है उन्होंने लोन भी खूब बांटा है। उसके बाद राजस्थान में सितंबर 2022 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि जो RBI की जो अनुसूची है उसमें जिन बैंकों का नाम दर्ज है वो वाले बैंक, क्योंकि साख जमा अनुपात राजस्थान में 79.04% एवं अखिल भारतीय स्तर पर यह है 74%। यानी कहने वाला अगर राजस्थान में 100 रुपए का लोन दिया गया है तो वापस पैसा कितना आ गया? 79.04। इतना पैसा तो वापस आ गया। यानी राजस्थान के लोग ज्यादा ईमानदार हैं क्या? इकोनॉमिक सर्वे तो यही कह रहा है कि भारत के टोटल अगर एवरेज निकाले ईमानदारी का तो राजस्थान वाले थोड़े से ज्यादा ईमानदार है, यानी पैसा टाइम ज्यादा साहूकार है, पैसा टाइम पे चुका रहे हैं। क्योंकि इंडिया का देखिए 74.77% है। ठीक है, और अब बात आती है राजस्थान में औसत 10,099 यानी लगभग 11,000 व्यक्तियों पर एक बैंक है। राजस्थान में 11,000 आदमियों के ऊपर एक बैंक है और लगभग 43 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक बैंक है। ठीक है, ऋण वितरण में ये कह रहा है कि ऋण वितरण में 17.74% की वृद्धि हुई है 2022 में, यानी कि पिछले साल कम था, पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 18% लोन ज्यादा दिया गया। अब बात आती है डिजिटल भुगतान की। जो नीति आयोग है वो ये कहता है कि डिजिटल भुगतान करने के 4-5 तरीके हैं। एक तो जो फीचर फोन आता है, एंड्रॉयड फोन के अलावा जो फोन होता है उससे भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। UPI से हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, ये 4-5 तरीके हैं जिनसे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। राजस्थान के 4 जिलों को
100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया। 2021-22 में कौन कौन था? अजमेर और धौलपुर, ठीक है। और 22-23 में कौन कौन? जैसलमेर और सिरोही को 100% डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल लेन देनों को करने के लिए 80,000 से अधिक कियोस्क, ई मित्र जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, माइक्रो एटीएम के साथ साथ बैंक शाखाएं राज्यों में, यानी 80,000 से ज्यादा पॉइंट काम कर रहे हैं जहां पे डिजिटल पेमेंट किए जा सकते हैं। व्यावसायिक संवाददाता, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, आपने देखा नहीं होगा कि गाँव में भी या फिर कहीं और पे भी कोई दुकान खोल के बैठा, वो भी एसबीआई का खाता खोल रहा है, बैंक नहीं है वो, तो उनको बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बोलते हैं। उनका बैंक से लिंक होता है, यहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ सर्विस अवेलेबल करवाते हैं, सर्विस देते हैं, और फिर उसको वो जितने भी डेटा है वो जाके बैंक में जमा करवा देते हैं और उसके बदले उन्हें कुछ कमीशन मिल जाता है। इनको बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बोलते हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक द्वारा बिक्री व मोटार शाखाओं, यानी कि जो छोटी छोटी जगहों जगहों पर है ना, फेंक दी गई है एक तरह से कि आप वहां काम कर लो, आप वहां काम कर लो। बैंकिंग आउटलेट्स व व्यावसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में राज्य में बिजनेस कोरेस्पोंडेंट काम कर रहे हैं लगभग 85,000, यानी कि 85,000 मान लो आप, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार की योजना है जिसके तहत पर्टिकुलरली जो SC ST और जो महिलाएं हैं, इन जो पिछड़ा वर्ग है यानी वंचित वर्ग है, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको उद्योग में सहायता देने के लिए एक योजना है। इसके तहत देखिए कौन किस किस को मिलती है फायदा? SC ST महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि भाई अगर ये कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको वित्त उपलब्ध करवाया जाएगा। 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में वापस देना होता है। अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में, यानी कि ये कृषि क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो भी क्षेत्र हैं उनमें अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उनके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना है। अन्य योजनाएं कौन कौन सी है देखिए, एक तो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत क्या कि खाता खोला जाता है जीरो बैलेंस के ऊपर। इसमें कई सारे लाभ मिलते हैं, डीबीटी का ट्रांसफर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, रुपए डेबिट कार्ड उपलब्ध होता है। आप इसमें क्या है कि 10,000 रुपए तक का आपको एक तरह से पहले ही आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं जिसको, वो सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध है। बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अगर आप कोई खाता खुलाते हो तो उसके साथ साथ आपका बीमा भी उपलब्ध है इसमें, ठीक है। बाद में अब बात आ जाती है अटल पेंशन योजना की। एक पेंशन योजना है 18 से 40 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए। ये अपनी तरफ से पहले पैसा जमा करवाते जाओ और फिर 60 साल के हो जाओगे तब आपको 1,000 जितना आपने पैसा करवाया जमा करवाया उसके बेसिस पे आपको 1,000 से लेके 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती रहेगी। कब मिलेगा? 60 साल की आयु पूरी होने के बाद। जमा कब तक करवाना है? 40 साल तक करवाना है, ठीक है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत लगभग 21 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है, यानी खूब लोगों ने इस पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिर बात आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत भी उद्योग स्थापित करने के लिए, उद्यम के लिए लोगों को क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 50,000 का हो गया, ठीक है, 50,000 से बाद में 5 लाख का हो गया, यानी कि 3 टाइप की कैटेगरी है ऋणों की। और जो खुद बैंक, ये मुद्रा बैंक खुद नहीं है, ये किसके माध्यम से करवाता है? राजस्थान में बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और लघु वित्त संस्थानों के माध्यम से वित्त उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। राजस्थान की मुख्य योजनाएं कौन सी? एक तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी। इसके तहत आपने पढ़ लिया था कि इसके तहत 10 करोड़ तक के ऋण आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं और मैक्सिमम कितने % की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है? 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। फिर बाद में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी। ये किसके लिए थी? स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी पटरी वाले थे उनके लिए। कितना ऋण दिया जाता है? लगभग 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है इनको। अब बाद में बात आती है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लोगों को जो भी लाभार्थी हैं उनको डायरेक्ट उनके खाते में लाभ हस्तांतरित करना, यानी नगद जमा करवा देना। इसके लिए भी भारत सरकार के निर्देशानुसार ये सारी चीजें हो रही है। इसका ये डीबीटी सलाहकार बोर्ड है एक, मतलब अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव राजस्थान के, वो इनके निर्देशन में ये सारे काम होते हैं। वर्तमान में राज्य में 79 राज्य योजनाएं और 59 केंद्र सरकार की, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, डीबीटी योजनाएं हैं, वो संचालित हो रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की प्रमुख योजनाएं। अब संचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी वो भी अपने आप में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो उससे रिलेटेड मेन योजनाएं कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली योजना है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 जो है उसका दोवां से उप सेक्शन है, जो सब सेक्शन है, उसके तहत कि कोई भी सूचना आपको उपलब्ध होगी। कहां पर? एक पोर्टल बना दिया गया है, आप उस पर जाइए, विभिन्न विभागों की
आपको डिफरेंट जानकारी जैसी भी चाहिए वो इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। वर्तमान में कितनी 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है, एक ही जगह पर। यह भी राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजना उसमें शामिल है। अब बात आती है आधार की। देखिए, राजस्थान सरकार की योजना तो नहीं थी, भारत सरकार की योजना है, और आधार के माध्यम से क्या कि पहचान के लिए, बायोमेट्रिक के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान के लिए ये जो कंसेप्ट था आधार का, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। लोगों को वेरीफाई करने में बहुत मदद करवाता है ये आधार वाला सिस्टम। लेकिन फिर भी राजस्थान में एक फ्लैगशिप योजना के तहत कौन सी जन आधार वाला सिस्टम है वो लाया गया। तो आधार के माध्यम पे कहते हैं कि राजस्थान में लगभग 7 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच, यानी कि एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। संपर्क किससे? राजस्थान के लोगों से। इसमें क्या है कि देखिए, ऐप भी उपलब्ध है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी उपलब्ध है, कई सारी एप्लीकेशंस हैं, डेटा जो कितने लोगों की किस टाइप शिकायतें आई उसकी एनालिटिक्स के माध्यम से वो अलग अलग करके जो भी संबंधित विभाग है उनको सूचना भेज देता है ये पोर्टल। मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन के लिए एक टोल फ्री नंबर भी 181 शुरू किया गया है। अब बात आती है फाइबर टू होम की। देखिए, फाइबर टू होम एक इंटरनेट सेवा है। राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायतें बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने, उसके तहत भारत नेट नेटवर्क का प्रयोग करते हुए क्या है ना कि बहुत सारी जो विद्यालय हैं या फिर कार्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें क्या है कि इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ऐसे ही फिर बाद में इसको छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। राजवीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संभागों के मुख्यालय पर 8 टेलीप्रेजेंस रूम तथा 600 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो बनाए गए हैं, जिसके तहत जब भी ऊपर का प्रशासन, मुख्यमंत्री या फिर कोई मुख्य सचिव ये चाहे तो जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या अपडेट चल रही है, जिले में क्या चल रहा है, फलाने विभाग में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है, इनको लेकर अपडेट ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं और अपने जो भी आदेश हैं उनको उन तक पहुंचा सकते हैं और आगे अपनी रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। राजनेट व राजस्वान, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तरों पर कनेक्टिविटी के लिए एक एकीकृत नेटवर्क है, जो क्या है कि राजनेट और राजस्वान दोनों इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है कि राज्य के जितने भी कार्यालय हैं, जिला कार्यालय हैं, ब्लॉक कार्यालय हैं इत्यादि को इंटरनेट कनेक्टिविटी राजनेट व राजस्वान नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। अब बात आती है वीडियो कॉल और आईपी फोन। ये भी देखिए, इसमें कोई खास ये अलग से कोई किसी तरह से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में ये काम के हैं कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी की प्रशासन में सुधारों के लिए कौन कौन सी पहले हैं, तो उसमें इनका आप नाम लिख सकते हो। वाईफाई सुविधा, राज वाईफाई परियोजना के तहत राजस्थान में 9432 ग्राम पंचायतों में कुल इतने वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ई मित्र सेवा वितरण, देखिए अंतिम मील कनेक्टिविटी यानी लास्ट बंदे तक पहुंचने के लिए और सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2002 में ई मित्र जैसी, यानी ई मित्र कब शुरू हुआ था, ई मित्र की शुरुआत कब हुई थी? ई मित्र की शुरुआत 2002 में हुई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। में सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया गया था, जो एक महीने में 60 से 70 लाख से अधिक नागरिकों को 600 से अधिक G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, B2C बिजनेस टू सिटीजन या फिर कंज्यूमर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब आजकल इसका एक नया वर्जन आ गया है जिसे ई मित्र प्लस बोलते हैं। ई मित्र प्लस है बिना आदमी के ही आपको सेवा उपलब्ध करवाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आधारित सेवाएं आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। राज ई साइन, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से या फिर आप मतलब कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने साइन कर दो और वो वेरीफाई हो जाएंगे, कहीं पर जाके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सर्विस डिलीवरी हो रही है, आप अपने ई साइन कर दो, इससे पता चल गया कि आप तक पहुंच गया, ठीक है। आजकल होता है ना, जो भी डिलीवरी करने के लिए आते हैं बहुत सारे अमेजन वगैरह वाले, ये सब तो आपसे ई साइन लेते हैं, है ना, वही सिस्टम है। ई संचार एवं आई इफेक्ट, ई संचार एप्लीकेशन नागरिकों एवं विभाग के अधिकारियों को SMS, वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भिजाए जाने के लिए विभिन्न गवर्नमेंट एप्लीकेशन को अनेक सेवाएं प्रदान करता है। कहने का मतलब है आप वॉइस कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो। ये क्या है? ई संचार और एवं आई इफेक्ट इससे रिलेटेड है। अब बात आती है RKCL। RKCL क्या है कि एक तरह से का कंप्यूटर के नॉलेज का सर्टिफिकेट है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित है। इसमें क्या है कि गाँव तक लास्ट माइल यानी कि बहुत दूर दराज के गांवों तक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराने में आप दक्ष हो कि नहीं हो, आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको लेकर आपके स्किल्स को प्रमाणित किया जाता है और राजस्थान सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड है। राजीव गांधी उन्नत
प्रौद्योगिकी केंद्र RCAT, ठीक है। ये इसका उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को किया गया था, ठीक है। राज्य के प्रास्नातक यानी कि जो MA कर चुके लोग हैं, BA कर चुके लोग हैं, उनके रोजगार के अवसरों की दृष्टि से जयपुर और जोधपुर में ये केंद्र काम कर रहा है, ठीक है। RCAT द्वारा उन्नत और उभरती IT प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर, यानी कि स्टेट से रिलेटेड जो जितने भी डेटा है वो किसी एक जगह पर अगर उपलब्ध है तो भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में है, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। आई स्टार्ट राजस्थान 2018 के मेंस में पूछा था, आई स्टार्ट राजस्थान क्या है? ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, जो उन्नत तकनीकी है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। इसमें क्या क्या है देखिए, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप एक्सेलरेशन, इनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। आई स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में बढ़ते स्टार्टअप परितंत्र की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने के लिए ग्रामीण राजस्थान में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। आई स्टार्ट द्वारा चैलेंज फॉर चेंज, रूरल इनोवेशन चैलेंज की अवधारणा दी गई है। मेंस में बहुत अच्छे से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। स्टार्टअप इंक्यूबेशन, यानी कि जहां पर आप स्टार्टअपों को एक तरह से आगे बढ़ाया जाता है। जयपुर में स्थित टेक्नो हब है, जो कि देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, जिसमें 700 से अधिक स्टार्टअप्स के बैठने की क्षमता है और 1.5 लाख वर्ग फुट में इंक्यूबेशन का स्थान है, यानी इतना बड़ा एरिया है वो। आई स्टार्ट नेस्ट जो है वो अजमेर में शुरू की गई है। आई स्टार्ट नेस्ट यानी आई स्टार्ट की एक ब्रांच कहाँ है? वो अजमेर में। राजकाज भी एक पोर्टल है कि राजस्थान के जो कर्मचारी हैं वो उनके लिए एक तरह से पोर्टल है, जहां पर वो सारे अपने जो कार्य हैं उनकी सूचना, छुट्टी लेनी हो तो उसकी सूचना, ये सब कर सकते हैं। अगली पीढ़ी के लिए एक केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म है जो कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है तथा सेवा वितरण से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाता है। एप्लीकेशन को PC, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जैसे उपकरणों की सहायता से कहीं से भी कैसे भी इनको संचालित किया जा सकता है। बाद में राज किसान साथी, ये भी एक पोर्टल है जिसके ऊपर किसानों को सहायता उपलब्ध करवाने वाली सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। वन्य जीव निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली, ऐसा भी सिस्टम है कि जिसमें वन्य जीवों की निगरानी भी की जाती है और कोई शिकार कर रहा है, अवैध शिकार कर रहा है तो उसको लेकर भी पूर्व सूचना मिल जाती है, या फिर पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं घुस गया किसी का शिकार करने के लिए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अभय बोलते हैं इसको, ये पुलिसिंग के लिए है। एकीकृत समाधान हेतु GPS तथा CCTV कैमरा आधारित 7 संभागीय मुख्यालयों पर 26 जिलों में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आप अपने प्रशासन में नवाचार या प्रशासन में तकनीकी के उपयोग को लेकर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उसके बेसिस पे आप ये इतनी सारी चीजें लिख सकते हैं। राजस्थान जन आधार योजना 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए सरलता व सुगमता पारदर्शी रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान से रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। एक नंबर होगा, एक कार्ड होगा, एक पहचान होगी, उस थीम के ऊपर ये काम करता है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना 2020 में की गई थी। किसके? जन आधार अधिनियम की अनुपालना में इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राजस्थान जन आधार ID जो परिवार के मुखिया एवं उनके सदस्यों की पहचान देती है, उनके पते के बारे में और आपस में क्या संबंध है वो सूचना देने के लिए एक मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। जन आधार परिवार पहचान संख्या जो है वो कितनी 10 अंकीय होती है और प्रत्येक सदस्य की पहचान संख्या कितने अंकों की होती है? वो 11 अंकीय होती है, ठीक है। जन आधार अधिनियम के तहत समस्त नगद व महिला मुखिया के खाते में हस्तांतरित होते हैं। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा उस महिला मुखिया जो है उसके खाते में जाएगा। क्योंकि महिला मुखिया खाते में क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई गरीब लोग हैं और गरीब जो परिवार हैं या फिर गरीब लाभार्थी हैं, उनके यहाँ पर बहुत सारी मतलब कि पुरुषों में कई बार क्या होता है, कुछ गलत आदतें भी होती है, दारू पी जाए, 5 रुपये आया कोई नहीं कि दारू की दुकान पर जाए, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। इसके तहत समस्त विभागों की योजनाओं का लाभ जन आधार प्लेटफॉर्म से ही किया जा सकता है ताकि दोहराव व त्रुटि से बचा जा सके। राजस्थान जन आधार अधिनियम 2020 की धारा 20 के तहत देश के सबसे बड़े सेवा कियोस्क कौन सा? ई मित्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाया गया है तथा प्राधिकरण को इसके प्रबंधन तथा विस्तार के उत्तरदायित्व का जिम्मा सौंपा गया है, ठीक है। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकायों पर स्थापित ई मित्र प्लस क्या है? यह भी किसका काम है? जन आधार प्राधिकरण का काम। और ये क्या है? मानव रहित कियोस्क है, ठीक है। जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के अन्य प्रावधान
5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया है ना, शानदार बात। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नगद और गैर नगद सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देशीय डेटा है, यानी एक ही डेटा है जिसे कई सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इकलौता राज्य है राजस्थान का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये मेंस का चैप्टर है। बहुत सारे कैंडिडेटों के सामने ये समस्या हमेशा आएगी कि राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी को लेकर नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये वाले नोट्स जो है वो आप इकोनॉमिक सर्वे से उठाइए, इससे बाहर मेंस में देख लेना चाहिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं राजस्थान के, जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी को लेकर जो भी कार्यक्रम संचालित किए गए उसके बारे में सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी को लेकर जो भी राजस्थान का विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और उसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? अजमेर में है, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में स्थित है। इनके माध्यम से विज्ञान व प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर वो कहाँ है? वो जोधपुर में है। प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं कैसी हैं? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ है? जोधपुर में। ये राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक निरीक्षण को लेकर या फिर कोई डेटा जुटाने को लेकर, यानी रिमोट सेंसिंग की जो भी प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से डेटा जुटाता है ये वाला केंद्र। जैसे वन के बारे में सूचना लेनी है, रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा फोटोज ले ली गई। पहाड़ों के बारे में सूचना लेनी है कि पहाड़ों की कैसी स्थिति है, ज्योग्राफी के क्या हाल है, यानी कि उच्चावचों की क्या स्थिति है, फसल कैसी हो रही है, या फिर खनिज इनका अन्वेषण करना है, कहाँ पर वाटर बॉडीज कितनी है, कैसे डेवलप हो रही है, बरसात हो रही है तो कहाँ पर क्या स्थिति हो रही है, वो सारा डेटा यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। अनुसंधान व विकास प्रभाग यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी अलग से एक सेल है, यानी एक डिपार्टमेंट है। विज्ञान एंड सोसाइटी उसके लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। ये सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रिसर्च किस तरह से फायदेमंद हो सकता है उसके बारे में रिसर्च करता है। उद्यमिता विकास प्रभाग यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, उसमें वो क्या करता है? जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं, प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम चलाते हैं इत्यादि। बायोटेक्नोलॉजी को लेकर भी डिपार्टमेंट है। इसके तहत राज्य को बायोटेक में अग्रणी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी की नीति लाने की घोषणा की है। विज्ञान संचार व लोकप्रियकरण विभाग यानी कि विज्ञान संचार के माध्यम से और अपनी जो भी अपना रिसर्च के बारे में हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है। पेटेंट सूचना केंद्र, कोई भी व्यक्ति द्वारा पेटेंट करवाने की कोशिश की जाती है या फिर पेटेंट के लिए आवेदन किया जाता है तो उसके बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी अलग से केंद्र है। पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन है ये, ठीक है। अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यानी कि अवेयरनेस के लिए ये सेंटर खोला गया है। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की सहायता के लिए, बाहर से लोग जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े रईस लोग हैं, उनसे कैसे मदद ली जाए और राजस्थान के डेवलपमेंट में क्या योगदान कर सकते हैं उसको लेकर राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई। मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने के लिए उनको प्रेरित करना, लगातार संचार व वार्तालाप बनाए रखना इत्यादि के उद्देश्य से की गई। और राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के। राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा एक माटीरो संदेश नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन भी किया जाता है। आयोजना विभाग यानी कि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है इसका, राजस्थान का आयोजना विभाग चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। इतना ही चैप्टर था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। इसमें पर्यटन से जुड़ी बातें कर ली, थोड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ी बातें कर ली, थोड़ा सा सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर कौन कौन सी पहलों का विकास किया गया, प्रशासन के लिए कौन कौन सी पहलें हैं, इनके बारे में ये मोटे मोटे जन उपयोगी सेवाएं जो हैं उनके बारे में इस चैप्टर में जानकारी थी। चलिए, धन्यवाद।